धन्यवाद गुरु जी। द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र और 2 दिनों के चतुर्थ सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री साकेत राठौर जी, मध्य भारत के इस विचार वर्ग में पधारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, विभिन्न विभागों, जिलों एवं तहसील इकाइयों से आए हुए हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता एवं मातृशक्ति, एक चर्चा चल रही थी कि स्वावलंबन क्या, आखिर स्वावलंबन है क्या। तो एक बुद्धिजीवी थे बड़े, मैं भोपाल की सत्य घटना बता रहा हूँ। तो एक बुद्धिजीवी थे, वो एक सीनियर प्रोफेसर, तो वो सीनियर इतने थे कि वो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, स्वावलंबन कोई शब्द नहीं होता और स्वावलंबन कुछ नहीं होता, वो परस्पर निर्भरता होती है। जो आत्मनिर्भर या स्वावलंबन समानार्थी शब्द हैं। तो उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता कुछ नहीं होता, एक परस्पर निर्भरता होती है। तो पहला शब्द था आत्मनिर्भरता, दूसरा शब्द आया परस्पर निर्भरता। तो जब चर्चा आगे चली तो उन्होंने कहा कि एक पर निर्भरता होती है। तो परस्पर निर्भरता क्या होती है? परस्पर निर्भरता जैसे परिवार में यदि हम छोटे हैं तो हमारी लालन पालन पोषण की जिम्मेदारी माता पिता की होती है, और यदि हम बड़े हैं तो छोटों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, या हम बड़े हैं तो हमारी सेवा शुश्रूषा की जिम्मेदारी हमारे परिवार के छोटे लोगों पर होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम बाजार में गए तो हम किसी दुकान पे गए, हमने कोई सामान खरीदा, हमने उससे वस्तु ली और हमने उसे पैसे दिए, तो उस पैसों से जो भी उसका बचता होगा उससे उसका परिवार चलता है, और हम जो सामान लेकर के आए हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति है। तो हम उस पर निर्भर हैं, वो हम पे निर्भर है। ये परस्पर निर्भरता हो गई। जैसे और समझें तो गंगा, गीता, गौ माता, ये तीनों की आपस में परस्पर निर्भरता है। कैसे? जैसे घर की माता हो गई, घर की माता, धरती माता और गौ माता, ये तीनों आपस में परस्पर निर्भर हो गए। कैसे कि जब गौ माता दूध देती है तो वो दूध से घर की माता को आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और गौ माता गोबर देती है तो उससे खाद के रूप में धरती माता का काम चलता है। धरती माता इन दोनों को भी कुछ ना कुछ देती है। धरती माता क्या देती है कि गाय को जब वो चारे के रूप में, जब उसकी फसल बचती है वो चारे के रूप में इस्तेमाल होती है, और घर की माता को वो अन्न के रूप में पोषण देती है। तो इसी प्रकार ये तीनों के आपस के त्रिकोण हैं। तो आप देखेंगे मोटे तौर पर जो प्रकृति है, ऐसे पेड़ पौधे हैं, हम उनको जल देते हैं, बड़ा करते हैं, और वो परस्पर निर्भरता के रूप में हमको उसकी छांव देते हैं, फल देते हैं। तो आप देखेंगे पूरी प्रकृति, चाहे परिवार हो, व्यक्ति हो, समाज हो, देश हो, प्रकृति हो, सब आपस में परस्पर निर्भरता पर चलते हैं। आत्मनिर्भर मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन परस्पर निर्भरता के लिए पहली शर्त है आत्मनिर्भर होना। क्यों? मैं बताता हूँ। अब एक होता है परनिर्भरता। परनिर्भरता क्या होती है कि परिवार में नवजात शिशु है। नवजात शिशु वो तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो तो बिस्तर पे, जमीन पे वो लेटा रहेगा, और उसकी माँ को उसके भोजन से लेकर के उसके अन्य सारे कामों की चिंता करनी पड़ती है। तो वो परनिर्भर है। परिवार में या समाज में कोई बीमार व्यक्ति है तो वो भी परनिर्भर है, क्योंकि वो बिस्तर से उठ ही नहीं सकता, तो वो आपकी सहायता नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जिम्मेदारी दूसरे लोगों की होती है, तो वो परनिर्भर है। तो परनिर्भरता समझ में आ गई, परस्पर निर्भरता समझ में आ गई। अब मैंने बताया था कि परस्पर निर्भरता के लिए पहली शर्त है आत्मनिर्भर होना। मैं यदि सक्षम होऊंगा, आप मेरे पास आओगे, मैं आपकी मदद करूंगा, आप दूसरे की करोगे, आप मेरी करोगे। इस प्रकार से यदि मैं ही सक्षम नहीं हूं तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो परस्पर निर्भरता के लिए पहली शर्त है आत्मनिर्भर होना। अब हम भारत की बात करते हैं। आप देखोगे भारत में पिछले वर्ष का मैं डेटा बता रहा हूँ, 250 अरब डॉलर का भारत ने निर्यात किया, मतलब हमने माल बाहर भेजा।
हमने मंगाया कितने का? 415 अरब डॉलर। बीच का डिफरेंस निकालोगे तो लगभग 150 अरब डॉलर का होता है। हम मंगा कितने कर रहे हैं? 415। बेच कितने कर रहे हैं? 265। तो ये तो अपने को घाटा हो रहा है। ऐसा कैसा व्यापार कर रहे हैं? आप में से कई लोग व्यापार करते होंगे या एक सामान्य समझ भी रखते हैं कि कोई भी व्यापारी मुश्किल से 2, 3 और बहुत अधिक 4-5 वर्षों से अधिक घाटे का व्यापार तो नहीं कर सकता। व्यापार अपन कैसा करते हैं? या तो फायदे का हो या बराबरी का हो। लेकिन भारत ऐसा नहीं कि ये पिछले वर्ष ही 150 अरब डॉलर का घाटा भारत को हुआ है। ये 1991 से हर साल बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। और ये बात एक अलग है कि उसमें चाइना का ही 45% है योगदान घाटे में। अपन उस विषय पर नहीं जा रहे हैं। तो आप देखोगे भारत की स्थिति ऐसी हो गई कि घाटे का व्यापार कर रहे हैं और हमारा जो एनर्जी, भारत की पर निर्भरता देखिए, हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है, एनर्जी मतलब ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। पेट्रोल डीजल में हमारी स्थिति कैसी है आप खुद ही अनुमान लगाना कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गए, यदि ये तय कर लेना सब मिल कर के कि हमें भारत को पेट्रोल डीजल नहीं देना है, तो आप ये मान लेना अगले 7 दिन में इस देश के सारे बांध खड़े हो जाएंगे। क्योंकि हम पूरी तरह से पेट्रोल डीजल के कच्चे माल के लिए उन्हीं पर आश्रित हैं, हमारे पास खुद का कुछ है नहीं। और ये चलो ठीक है, खड़े हो जाएंगे, दिक्कत वहाँ नहीं है। दिक्कत ये है कि हमारी पूरी मिलिट्री खड़ी हो जाएगी। हमारे मिलिट्री के जो व्हीकल्स हैं, उनके वाहन हैं, वो उनका मूवमेंट रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेट्रोल डीजल नहीं है। उन्होंने हमारी गर्दन पकड़ के रखी है, वो जब चाहें तब दबा देंगे और हम आवाज़ भी नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा केवल ऊर्जा के क्षेत्र में नहीं है, ऐसा आप डिफेंस के क्षेत्र में भी है। भारत का जो डिफेंस का बिल है, मतलब जो हम हमारे हथियार वगैरह मंगाते हैं, वो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा बिल है। हम उस पर सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं। पहला सऊदी अरब है और दूसरा भारत है। हम किससे लेते हैं हथियार? आप सबको पता है, अमेरिका है, आपका इजराइल हो गया, रूस हो गया, इन लोगों से हम हथियार खरीदते हैं। ये यदि तय कर लें कि हमें भारत को हथियार नहीं देना है, तो हम पाकिस्तान के सामने भी 15 दिन खड़े नहीं हो पाएंगे। हमारी पर निर्भरता इतनी अधिक है, हम इतने अधिक टेक्नोलॉजी इनोवेशन में आप ले लीजिए। अमेरिका यदि ये तय कर ले कि मैं भारत को टेक्नोलॉजी नहीं दूंगा, तो आपके पास में जो लैपटॉप और डेस्कटॉप हैं वो मुश्किल से 3-4 महीने चलेंगे, उनके सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आउटडेटेड हो जाएंगे, आपका काम नहीं चलेगा उससे। ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन में आप जापान के साथ, दिल्ली में जो मेट्रो चलती है, दिल्ली की धड़कन है वो मेट्रो, जापान के साथ हमारा एक समझौता हुआ है उसके टेक्नोलॉजी के लिए। यदि जापान आज मना कर दे कि मैं भारत को ये टेक्नोलॉजी नहीं दूंगा, कल से दिल्ली की मेट्रो खड़ी हो जाएगी। ये पर निर्भरता है। और चाइना, तो वो तो हम उसको पोषित कर रहे हैं। हम उसका कारण है हम सब की जेबों में चाइना है। तो हम सब की जेबों में चाइना है। चाइना यदि ये तय कर ले कि भारत को, चाइना, हाँ, जो हमारे मोबाइल हैं और उसकी जो बैटरियां हैं, चलो बैटरी ठीक है, हम कहीं दूसरी जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन चाइना के मोबाइल फ़ोन की जो चिप है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके जो सुपर कोड हैं, वो चाइना के पास है। चाइना तय कर ले कि इनको ब्लॉक करना है, आपके पास जो मोबाइल हैं, हमारे पास जो मोबाइल हैं, मुश्किल से 2-3 महीने चलेंगे, सारे आउटडेटेड हो जाएंगे, उनके सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करेंगे। ये पर निर्भरता है। अब बात आती है, ऐसी पर निर्भरता है, ये कहानी का एक पक्ष हो गया। अब यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। ये बात मैं आपको पूरी बता रहा था कोविड के पहले की। अब आप सबके ध्यान में आया होगा कि पिछले वर्ष 2 महत्वपूर्ण लोगों ने एक बात कही थी। पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, जिन्होंने 26 अप्रैल 2020 को नागपुर में अपने संबोधन में स्वदेशी की बात की थी। और उसके बाद अगले महीने, पिछले साल 12 मई 2020 को देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्वावलंबन स्वरोजगार की बात की थी और बी वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। आपको क्या लगता है कि ये सब अचानक अनायास ही हुआ होगा क्या, कि मोदी जी को 11 मई को सपना आया कि यार चलो कल देश को समझाते हैं जरा स्वावलंबन क्या होता है? ऐसा हुआ होगा क्या? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। और स्वदेशी जागरण मंच जो 1991 से कह रहा है कि भैया आत्मनिर्भर बन जाओ, स्वावलंबी बन जाओ, स्वरोजगारी एक माध्यम है, 1991 से एक ही गाना गा रहा है स्वदेशी जागरण मंच, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था।
आंखें कब खुली? पिछले साल। वो भी क्यों खुली? कोरोना के बाद। ऐसा क्या हुआ? मैं आपको एक कहानी बताता हूँ इसके पीछे की। 12 मई को मोदी जी ने जब देश को संबोधित किया, उसके पहले भारत में कोरोना का पहला केस 16 जनवरी 2020 को आया। उस केस के आने के बाद दिल्ली के जो बड़े सरकार थी और जो आला अधिकारी थे, स्वास्थ्य विभाग की उनकी पूरी टीम थी, वो एक मोदी जी के साथ में सब चर्चा करने बैठे। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पूछा कि भाई बताओ क्या क्या अपडेट है, क्या समस्या है, क्या समाधान है, उस पर चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा देखो इसका मोदी जी ने पूछा कि रुकता कैसे है कोरोना। उन्होंने कहा देखो पीपी किट होती है, वो डॉक्टरों को सबसे पहले देनी पड़ेगी क्योंकि उन्हें बचाना सबसे ज़रूरी है, वो उपचार करेंगे। बोले अच्छा। बोले अपने पास कितनी पीपी किट है? पहली मीटिंग में बात चल रही है। मोदी जी ने पूछा, उन्होंने कहा पीपी किट तो अपने पास में एक भी नहीं है अभी। अरे अच्छा, एक भी नहीं है। और क्या लगता है? बोले मास्क लगते हैं। बोले मास्क क्या हैं अपने पास? बोले मास्क भी एक भी नहीं है। बोले पीपी किट कैसे बनाते हैं, आपको जानकारी है? बोले अपने को तो अभी कोई हवा नहीं है कि कैसे बनेगी पीपी किट। ये बता रहे थे डॉक्टर गुलेरिया, जो एम्स के महानिदेशक हैं और पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं। मोदी जी को कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेनी होती है तो डॉक्टर गुलेरिया जी उनको रिपोर्ट करते हैं। और उन्होंने कहा अच्छा, और वो वेंटिलेटर, बोले वेंटिलेटर अपने पास 40,000 है अभी। बोले अच्छा। बोले 40,000 कितने समय में बने? बोले 70 साल में 40,000 बने हैं। बोले अच्छा। तो बोले और आपके वो लैब टेस्टिंग किट, कोरोना का टेस्ट होगा। बोले वो अपने पास केवल एक लैब है, बायोलॉजिकल लैब, वो भी पुणे में है। बोले अच्छा। तो बोले कि यदि महामारी फैल गई तो क्या प्लान है आपका अगले 4-5 महीनों में, आप इसको कैसे देखते हो? तो उन्होंने बताया अपने प्रेजेंटेशन में कि यदि महामारी फैली तो मई तक, मतलब मई 2020 तक आपको वेंटिलेटर तो चाहिए 2 लाख। 70 साल में कितने बनाए थे? अब 3 महीने में कितने चाहिए? और पीपीई किट और मास्क तक का तो उनके पास कोई अनुमान नहीं था। और बोले लैब कितनी चाहिए? मोदी जी ने पूछा। बोले लैब चाहिए, गुलेरिया जी बोले लैब चाहिए 1000। बोले 1000 लैब, और 70 साल में एक लैब है। सरकार के हाथ पांव फूल गए, पूरी मशीनरी हिल गई। अब के डॉक्टर तो स्वास्थ्य विभाग कुछ कर नहीं सकता था। बोले अब क्या करें? जब वो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी चले गए तो सरकार की वापस मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टरों ने बताया कि अब इसका समाधान कैसे हो सकता है। तो उन्होंने अपनी सरकार ने पूरी ताकत से अपने अधिकारियों को काम पे लगाया। महाभारत में एक महात्मा विदुर हुए हैं, तो शायद मोदी जी ने उनसे प्रेरणा ली होगी। उसमें उन्होंने कहा है महात्मा विदुर जी ने कि जब आपको 5-6 लोगों से लड़ना हो तो आपको शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, चाकू, छुरी, तलवार, लठ। और जब आपको 100, 200, 500 लोगों से लड़ना हो तो आपको अस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, आपके परमाणु बम, मिसाइल, इस प्रकार की चीज़ें। और जब आपको सामने आपका शत्रु लाखों में हो तो वो आपको विप्लव मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो समय आपके भारत तो एक ऐसे मुहाने पे खड़ा था जिसके पास हाथ निहत्थे थे, शत्रु सामने खड़ा था, इसके पास और लड़ना ही एकमात्र विकल्प था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ऐसे मुहाने पे भारत उस भयंकर बीमारी से जूझने के लिए खड़ा था। तब उन्होंने योजना बनाई कि अब जो विप्लव मंत्र होगा वो स्वरोजगार होगा, वो आत्मनिर्भर होगा, जिसकी बात स्वदेशी जागरण मंच 1991 से कर रहा है। ताली नहीं बजाओगे? तो साथियों, फिर उन्होंने पूरी योजना से 12 मई को जब उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो स्वावलंबन है, बी वोकल फॉर लोकल है, उसी से काम चलेगा। और शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उतने तपस्वी भी हैं, परिश्रमी भी हैं, ऋषि तुल्य हैं। तो उन्होंने कहा कि अब ये जो विप्लव मंत्र है स्वावलंबन का, स्वरोजगार का, यही मात्र एक ऐसा मंत्र है जो देश को बचा सकता है। स्वदेशी में तो हम 1991 से बात कर रहे हैं। तो जब उन्होंने
पूरी ताकत से उनके अधिकारियों को बुलाया कि बताओ इसका स्पेसिफिकेशन मंगाओ, जहाँ पीपी किट बनती है चाइना वाइना या जहाँ से भी आप उनके कुछ सैंपल मंगवाओ, और देश की जो फैक्ट्रियाँ हैं, सूरत हो गया आपका, पानीपत हो गया, मैसूर हो गया आपका, तो जहाँ भी ये फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ के स्पेसिफिकेशन भेजो कि उनकी सिलाई कढ़ाई कैसे होती है, वायरस ना जाए, और वो वन टाइम यूज़ होती है कि मतलब आप दूसरी बार डॉक्टर उसको इस्तेमाल नहीं करते, कि उनका कैसे हुआ। तो सारा अधिकारी, पूरा महकमा, सरकारी महकमा जुट गया, और आप आश्चर्य करोगे कि जब भारत के लोग जुटते हैं तो केवल 1 महीने के अंदर अकेले पानीपत ने ही, मतलब बताते हैं कि अप्रैल के अंत तक 10,000 से अधिक पीपीई किट उन्होंने दिल्ली भेज दी पानीपत वालों ने। ऐसे पूरे देश में जहाँ जहाँ ये इस प्रकार के काम चलते थे वो सारे लोग जुट गए। और उस दौरान जब वो उनकी मीटिंगें चल रही थी अप्रैल मार्च के मध्य में, तो उन्होंने उनसे पूछा था कि इस बीमारी को तुरंत रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, तब तक हमारी तैयारियां भी हो जाएंगी। तो फिर आप सभी को पता है उसके बाद क्या हुआ। लगातार 45 से 60 दिनों का इस देश ने लॉकडाउन देखा, लेकिन वो योजना से लगाया गया था, हमारी तैयारियों को करने के लिए लगाया गया था। लेकिन उन 2 महीनों में भारत ने जो तैयारियां की वो हम सबके सामने हैं। और जब भारत के लोग पूरी ताकत से जुटे तो जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन करके जो गोली थी, तो उस समय अमेरिका और जो दूसरे शक्तिशाली समृद्धशाली यूरोपीय राष्ट्र जिनको हम कहते हैं, उन्होंने मोदी जी को फ़ोन करके कहा, ट्रंप जी ने, ऐसे कई समाचार पत्रिकाओं ने उनको छापा कि हमको वो गोली दे दो, हमारे यहाँ तो स्थिति ख़राब है। अमेरिका ने हमसे गोली मांगी। और साथियों, आप लोगों को जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की वो गोली अकेली अमेरिका को नहीं दी थी, हमने 82 देशों को उस समय की वो दे दी। और भारत वहीं नहीं रुका। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब सोते हैं, इस देश की जनता तो सोती है, और जब काम करती है तो उसके परिणाम कैसे मिलते हैं। वैक्सीनेशन के मामले में अभी तक 5 देशों ने अपनी वैक्सीन बना ली है। अपना काम पिछले साल से ही शुरू हो गया था वैक्सीनेशन का। पहला देश है अमेरिका, दूसरा है रशिया, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है चाइना, 5वें का नाम आप बताएंगे? जोर से बताओ यार। 5वां देश भारत है। और भारत का नाम मैंने आपसे पूरी ऊर्जा से इसलिए कहलवाया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको गर्व महसूस होगा कि भारत की जो कोवैक्सीन है, जो भारत बायोटेक ने बनाई है, उसकी एफिकेसी नए वेरिएंट जो अल्फ़ा वेरिएंट प्लस है उसमें भी 80% से अधिक है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो जो WHO वाले जो उस वैक्सीनों को मापते हैं, ये वो लोग कह रहे हैं कि भारत की वैक्सीन जो वेरिएंट बदलते हैं उनमें भी सबसे कारगर वैक्सीन है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। अब इसमें एक बात है, भारत ने वैक्सीन बना ली, दूसरे देशों ने भी बना ली। अमेरिका की वैक्सीन आपको पता है कितने की है? 5,500 रुपये के लगभग की है। रशिया की वैक्सीन भी 3-3.5 हज़ार की है। चाइना ने थोड़े से रेट कम किए हैं, उसकी आदत के हिसाब से, बदमाश तो है ही, 2-2.5 हज़ार रुपये की उसकी वैक्सीन है। और इंग्लैंड की भी लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये की है। भारत की वैक्सीन कितने की है? भारत की वैक्सीन है 250 रुपये की। तो आप देखना, आपको यदि 5,500 रुपये की भारत में वैक्सीन आती ना, तो 90% इस देश की जनता कहती है ऐसा है, हमें तो नहीं लगवाना वैक्सीन, अब कोरोना हो जाएगा ना, काढ़ा पी के योग करके चल फिर के ठीक कर लेंगे, 5,500 की वैक्सीन हम नहीं लगवाने वाले। देश की पैसे नहीं है लोगों के पास, देश की और गरीबों की आबादी थोड़ी ज़्यादा है, 10-15% लोग अपने पैसों से लगवा भी लेते, लेकिन 5,000 की वैक्सीन भी अधिक है। लेकिन हकीकत में उसकी कीमत कितनी है? 250 रुपये। और हमारा दृष्टिकोण मानवीय मूल्यों के प्रति कैसा है कि हमारी सरकार ने महामारी के संकट में उस वैक्सीन को सबको निःशुल्क उपलब्ध करवाया है। बाकी के देशों में ऐसा नहीं है। अमेरिका में महामारी को वहाँ की कंपनियों ने अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा है। और जो फाइज़र है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका के साथ तो हमारा करार है। इन बड़ी कंपनियों ने, जॉनसन एंड जॉनसन ने, तो अधिक से अधिक रुपया इस वैक्सीन से कैसे कमाया जा सकता है, मतलब 2 महीने पुराना डेटा बता रहा हूँ, $26 अरब का जो उसका नेट प्रॉफिट था फाइज़र और मॉडर्ना का, वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट चुका था। नेट प्रॉफिट बांट चुका था 2 महीने पहले। उसने कितना पैसा कमाया होगा?
भारत में वैसा नहीं है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भारत जुटता है तो उसके ऐसे परिणाम होते हैं, और हम जब पर निर्भर होते हैं और कोरोना के पहले तो हमारी हालत पता है कैसी होती है कि त्यौहार हमारा दीपावली, झालर लगा रहे हैं चीन की, पता है कि एक आध साल चलती है, अगले साल फिर भी हम वो 25-30 रुपए की झालर लेके आते हैं, वही लगाते हैं। मोमबत्ती तो चीन की लगा रहे हैं। पूज किसको रहे हैं? भगवान हमारे गणेश जी और लक्ष्मी जी। पूज कौन से रहे हैं? जो चाइना से आए हैं। और अकेली दीपावली की बात नहीं है, चाइना ने तो हमारी कह के ली है, तुम्हारी तो ऐसी तैसी करेंगे, और हम करवा भी रहे हैं। रक्षाबंधन, छोटी कोई भी राखी हो, हम बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकती है, उसके 100 विकल्प हैं, लेकिन हम खरीदते किसकी हैं? चाइना वाली सस्ती, क्योंकि हम सामान्यतः उनका भेद भी नहीं कर पाते कि ये चाइना की है, लेकिन मार्केट में चूँकि सस्ती होती है, काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन करते हैं वो, उनकी कॉस्टिंग कम आती है, वो बड़ी दिखने में चटक पटक वाली रहती है, तो सामान्यतः वो मार्केट में बिक भी जाती है। होली, रंग त्यौहार हमारा, और हम सामान किसका खरीद रहे हैं? चाइना का। उनके रंग भी ऐसे ऐसे, जो अपना पतंग उड़ाते हैं, उनका मंजा, वो माजा ऐसा रहता है उनका कि वो टूटता नहीं है, हम इसलिए खरीदते हैं। कई बार उनके मांझों को लेकर के सरकारों ने रोक लगाई है, क्योंकि यदि वो गर्दन में फंस जाता है या उसमें पक्षियों के बीच में आ जाता है तो उनकी मृत्यु निश्चित होती है। कई आपने देखे होंगे पेपरों में कि वो मांझा फंस गया, उसको गर्दन में चोट लग गई या पक्षी मर गए, ऐसे हज़ारों सैकड़ों उन मांझों के कारण केस हुए हैं। फटाकों के कारण तो अपनी जो शिवाकाशी तमिलनाडु में है, जो पूरे देश को फटाके सप्लाई करता था, उसकी स्थिति तो ऐसी हो गई थी कि वो बंद होने की कगार पे थी इंडस्ट्री, जो लाखों लोगों को रोजगार देती थी। तब सरकार, स्वदेशी जागरण मंच और बाकी वहाँ की सरकारों ने, अन्य संगठनों ने सरकार पे दबाव बनाया, तब सरकार ने वहाँ की उन फटाकों के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी उसकी बढ़ाई, और जब वो बढ़ी तब वो शिवाकाशी की फटाका इंडस्ट्री रुकी। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें, बच्चों के खिलौने, अरे भाई 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये के खिलौने आते हैं, उस इंडस्ट्री पे भी चाइना ने कब्जा करके रखा है। यहाँ जितने भी लोग हैं, 99 और मैं कह रहा हूँ 100% लोग, क्या इतने हम लोग सक्षम नहीं हैं कि इस देश में खिलौने बना पाएँ, इस देश में राखियाँ बना पाएँ, इस देश में होली की कलर बना पाएँ, इस देश में फटाके बना पाएँ? अरे भारत में तो इतनी शक्ति है, पूरे एशिया को भोजन करा सकता है, यहाँ की भूमि इतनी समृद्ध है। मैं उसकी गौरवशाली इतिहास पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि पिछले दिन आपने भारत की गौरवशाली अतीत और इतिहास का सिंहावलोकन देखा है। कई लोगों ने, कई वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में उनका गान किया है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। ये बात हकीकत है कि भारत का एक स्वर्णिम अतीत रहा है, लेकिन वर्तमान की स्थिति को हम नहीं झुठला सकते। वर्तमान में तो स्थिति गंभीर है, अपनी स्थिति खराब है। हाँ, तो बात ये आती है कि ऐसी स्थिति में स्वरोजगार, स्वावलंबन, एक ऐसी चर्चा चल रही थी मित्रों के बीच में, तो मैंने कहा कि स्वावलंबन, स्वरोजगार से इस देश का भला होगा, यही एकमात्र विकल्प है। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप स्वदेशी जागरण मंच वाले लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश की जब आर्थिक स्थितियों की, आर्थिक विषयों की बात आती है तो आप चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, इनकी उदाहरण ले आते हैं, हमको आधी बात तो समझ में नहीं आती है। कुछ भी तुलना करते हो, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, इनसे तुलना करने लगते हो। मैंने कहा ठीक बात है। तो बोले कि आप, क्या आपके पास कोई देश के उदाहरण हैं? मैंने कहा देश के नहीं, हम मेरे आसपास के उदाहरण हैं, लेकिन मैं उन्हें बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है। मैं संजीव जी का उदाहरण दे सकता था, मैं साकेत जी का दे सकता था, मैं और ऐसे कई लोगों का, आप में से कई लोगों का उदाहरण उनको दे सकता था उस चर्चा में, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि वो आप उनको जानते नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप स्टीव जॉब्स को जानते हैं? बोले हाँ, वो एप्पल कंपनी है, उसके फाउंडर हैं। अच्छा, तो मैंने कहा क्या आपको पता है कि वो कॉलेज में भी दाखिला नहीं ले पाए थे? बोले क्यों नहीं ले पाए थे? बोले कि मैंने बताया कि उनके पिताजी के पास कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए फ़ीस नहीं थी, और उस व्यक्ति ने एप्पल कंपनी को, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, $1 ट्रिलियन की कंपनी की उसने स्थापना कर दी, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। मैंने बड़े उदाहरण उनको इसलिए दिए क्योंकि वो जानते थे।
और आपके और हमारे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण होंगे जिन्होंने बहुत गरीब निम्नतम परिस्थितियों में काम किया, पूरे परिश्रम से लगे रहे और एक बड़ा एम्पायर साम्राज्य खड़ा कर दिया, सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार दे दिया। और वो व्यक्ति जो स्टीव जॉब्स था, जिसके पास स्कूल में दाखिला, कॉलेज में दाखिला लेने के लिए फ़ीस नहीं थी, ऐसे स्टीव जॉब्स अपनी 52 वर्ष की उम्र में तो इस धरा से ऊपर पहुंच गए। कितनी वर्ष की उम्र में? 52 में अपना काम करके ऊपर चले गए। और शुरुआत कैसे की थी? उनके पिताजी का जो गैराज था उसी में कुछ इधर उधर के दोस्तों से कंप्यूटर इकट्ठे किए, उनको जोड़ते रहे, घटाते रहे, उसी से अपना काम बढ़ाते रहे और विश्व में अपनी एक अमिट छाप छोड़ गए। तो स्टीव जॉब्स, तो मैंने जब उनको उदाहरण दिया, बोले देखो अमेरिका के उदाहरण मत दो, क्या आपके पास में भारत का कोई उदाहरण है? मैंने कहा भारत का भी मेरे पास उदाहरण है। एक छोटा सा, आप सब लोगों ने कई बार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मुंह से ये उदाहरण सुना होगा, हरियाणा का पानीपत का जो मिंट का कंबल है। जो मिंट का कंबल है उसमें ऐसा है कि पूरे देश में और भारत में नहीं, विदेश में भी वो जो कंबल है उसकी पानीपत से वो जाता था। मतलब वहाँ इतनी बड़ी लाखों लोगों को उस कंबल इंडस्ट्री से रोज़गार मिला हुआ था, कई सैकड़ों वहाँ फैक्ट्रियाँ थीं। 2003 से लेके 2013 तक इन 10 वर्षों में वहाँ स्थिति ऐसी हो गई कि मुश्किल से 2-4 फैक्ट्रियाँ बचीं, वो भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो जो मिंट का कंबल था अपना कुछ 300 रुपये का पड़ता था और जो चाइना वाले 250 रुपये में बेचने लगे, तो वो इंडस्ट्री वहाँ की बर्बाद हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो जब स्वदेशी जागरण मंच की वो ध्यान में आया और वहाँ के जो एसोसिएशन थी, कंबल एसोसिएशन, और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वो सब मिलकर के जब उनके ध्यान में आया कि यार ये स्थिति गंभीर हो रही है, हमारे शहर से रोज़गार जा रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में सब लोग जुड़े, कई बैठकें की और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं अभी परिणाम और बाद में बताऊंगा और थोड़ी बीच की स्टोरी बताता हूं। तो जब उन्होंने बैठ के तय किया कि अब कुछ करना चाहिए, तो वहाँ का एक समुदाय है लोहारगढ़िया करके, उस समुदाय की खासियत है वो किसी भी चीज़ को, कोई भी मशीनरी को पूरा खोल के वापस वैसा का वैसा 2 कॉपी बना सकता है। उनको एक ईश्वर से देवी वरदान मिला है। तो उनके लोगों को बुलाया कि देखो ये चाइना का अपना कुछ योजना बनी है मशीन की, तो आप कर पाओगे? उन्होंने कहा हाँ, आप एक मशीन दीजिए, हम कोशिश करते हैं। तो चाइना में क्या होता है, सस्ते इसलिए आते हैं क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी उनका ज़्यादा रहता है और उनके पास उस तरह की मशीनें हैं। तो अब वो जो समिति बैठी थी स्वदेशी जागरण मंच और वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी थे उन्होंने ये तय किया कि अपन 2 मशीनें चाइना से मंगाते हैं, कुछ 2-3 करोड़ की एक मशीन आती है, चाइना से मंगाते हैं। और एक मशीन 2 क्यों मंगाई? एक मशीन से अपन कंबल का उत्पादन करेंगे और दूसरी मशीन अपन ये लोहारगढ़िया समुदाय को देंगे, तो ये खोल खाल के उसको दूसरी बनाने का प्रयास करेंगे। तो वो गए वहाँ पर 2-3 महीने, वो लोहारगढ़िया समुदाय के लोग रहे, मशीन कैसे काम करती है वो समझा, और वहाँ से 2 मशीनें 2-3 महीने बाद खरीद करके भारत में आ गई और वो पानीपत में उनका सेटअप चालू हो गया। एक मशीन से प्रोडक्शन चालू हुआ, लोगों में थोड़ा, व्यापारियों में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, आत्मविश्वास आया कि नहीं अब हम अभी भी जीवित रह सकते हैं, हम अभी मरे नहीं हैं। और दूसरी मशीन दिन रात वो लोहारगढ़िया समुदाय उस पर काम करते रहे। तो जब उस पर काम कर रहे थे तो ईश्वर भी, जब परिश्रम करता है व्यक्ति तो ईश्वर उसको साथ देता है। वो लोहारगढ़िया समुदाय को सफलता मिलना शुरू हुई और उन्होंने 3-4 महीने में वैसी की वैसी एक 2 कॉपी मशीन बना के तैयार कर दी। उस मशीन में सारे पार्ट्स भारत में मिल गए, केवल एक चिप थी, वो उसकी कमी आ रही थी, तो वो अपन ने जर्मनी से मंगा ली। उन लोगों ने चिप भी आ गई, मशीन का काम चालू हो गया। और साथियों, अभी 2021 चल रहा है, पिछले 7 वर्षों में मैं केवल इतना बता रहा हूँ, ये बताने के बाद ताली जरूर बजा देना कि पिछले महीने हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी माननीय सतीश कुमार जी, जब उन जो पानीपत की एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उनसे मिलने गए तो उन्होंने पता है क्या कहा? बोले कि हमने 10 लाख कंबल चाइना भेजे हैं।
तो साथियों, ये भारत जब सो रहा था तब पर निर्भर था, लेकिन जब जाग गया तो चाइना की भी उसने ऐसी तैसी कर दी। ये ताकत केवल भारतीयों में है, ये ताकत आप में है और ये ताकत हम में है। ये एक और उदाहरण बताता हूँ। मैंने उनको बताया, जो हमारी, मैंने जैसे बताया था कि चर्चा चल रही थी, तो उनको ये बात सुन के एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि जिस शहर में जो पूरे भारत में कंबल की सप्लाई कर रहा था, जिसकी इंडस्ट्री समाप्त होने वाली थी, और आज उसका एक अध्यक्ष 10 लाख कंबल चाइना भेज रहा है। वो 250 रुपये में बेचता था, हम 220 रुपये में बेचने लगे। तेरी तो ऐसी की तैसी। तो जब मैं उन अपने मित्रों की भी चर्चा कर रहा था तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उनके भी एकदम रोंगटे खड़े हुए कि यार ये तो बड़ी ज़ोरदार बात थी, ये तो किसी समाचार पत्रिका में उन्होंने पढ़ा ही नहीं, ये तो नई घटना थी। तो उन्होंने कहा कि और आपके पास चलो, ये तो एक सामूहिक प्रयास था, बड़ा हो गया, मुझे स्वरोजगार करना है, मुझे स्वावलंबन करना है, तो क्या क्या आपके पास ऐसा कोई उदाहरण है? मैंने कहा है। बोले बताओ। तो मैंने उनको कहा कि एक वर्धा में 13-14 साल की एक लड़की थी, कम उम्र में शादी हो गई। उसके पति मुंबई के धारावी इलाके में रहते थे, और जब वो शादी होकर के वह मुंबई गई तो शुरुआत के 5-6 दिन तो सब मामला ठीक चला, और उसके बाद चूँकि उसका जो पति था वो थोड़ा शराबी कबाबी टाइप था, तो 5-6 दिन बाद उसने उसकी पिटाई करना चालू कर दी। 3-4 महीने तक बेचारी उसने सहन किया। जब उसको लगा कि यार अब मामला थोड़ा सा हाथ से जा रहा है, और एक दिन उसके पति ने उसकी इतनी निर्ममता से पिटाई की कि उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया, तो उसने तय कर लिया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं तो अपने माता पिता के पास वापस जाऊँगी। इन 2-3 महीनों में उसने माता पिता को चिट्ठी पत्री भी लिखी होगी, और वो पहुँची नहीं पहुँची पता नहीं। तो जब वो अपने कपड़े और उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए, ट्रेन में बैठ के वो वापस वर्धा पहुंच गई। साथियों, जब वो वहाँ पहुंची तो माता पिता ने पूछा, अरे बेटा अकेली कैसे, क्या हुआ? तो उसने अपने पूरे शरीर के नील पड़े दिखाए कि मेरे पति इतने पिटाई करता है। तो पिताजी बोले ठीक है चलो अभी 5-6 दिन तुम यहीं रहो। तो 5-6 दिन बीते, थोड़ा शरीर भी उसका ठीक होना शुरू हुआ। तो पिताजी बोले कि बेटा अब 5-6 दिन बीत गए हैं, तुमको वापस वहीं जाना होगा। तो पिताजी से बोली, मैं क्या मरने जाऊंगी? मैं तो नहीं जाऊंगी वहाँ। तो बोले बेटा तुमको तो जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तलाक वलाक की बात तो नहीं होगी, ये तो सब शहरी लोगों का काम है। तुम्हारी हमने शादी कर दी है, अब तुम्हें मरना भी वहीं है। तो उसने कहा कि देखो पिताजी मैं तो नहीं जाऊँगी। तो बोले कि तुम बेटा जाओगी तो वहीं, तुम मर जाना, हम तुम्हें मर जाना तो हम तुम्हें वहीं तुम्हारा अंतिम संस्कार कर देंगे। तो उसने कहा देखो पिताजी भी आग्रह कर रहे हैं, मरना है ही है। तो उसने कहा मैं यहीं मर जाती हूँ। तो उसने आत्महत्या करने का तय कर लिया, और शाम को उसने भोजन के बाद वो कहीं से आत्महत्या करने वाली गोली ले आई और उसने खा ली। जैसे ही उसने गोली खाई तो उसका अचानक से उसके भाई का आना हुआ, और उसने पूछा कि अरे बहन ये तूने क्या किया? तो उसने कहा मेरी तरफ से तो राम राम, मैं तो जा रही हूँ, मैंने तो ये गोली खा ली, अब मैं नहीं रहूँगी। उसने कहा अरे ऐसा कैसे होता है? तो उसने तुरंत बहन को उठाया, और जैसे ही घर के बाहर आया तो सौभाग्य से उसका एक मित्र मिल गया जो कहीं जा रहा था। उसने रुका, रे रुक ऐसी बात है। उसने कहा बैठो पीछे। फटाफट से हॉस्पिटल पहुँचे, डॉक्टर भी मिल गया। डॉक्टर ने बोला कि क्या हुआ? उसने पूरी बात बताई, उन्होंने उपचार चालू किया, और ईश्वर की ऐसी इच्छा थी कि 7-8-10 दिन में वो थोड़ी सी उसकी तबीयत कंट्रोल में आ गई, वो ठीक होने लगी। तो उसकी एक मौसी जो मुंबई में ही रहती थी वो मिलने आई। तो उन्होंने कहा कि बच्चे ये बताओ तुमने ऐसा आत्महत्या क्यों की? तो उसने पूरी बात बताई और वो रोने लगी वो। तो उसने कहा देख बच्चे, यदि ईश्वर को तुझे मारना होता ना तो दिल्ली में मार देता, पति के हाथों में तू मर जाती। ईश्वर को तुझे मारना नहीं था। फिर बोले देख तूने आत्महत्या की भी कोशिश की, फिर भी ईश्वर ने तुझे बचा लिया कैसे भी करके। उसको तो नहीं पता था कि तेरा भाई आने वाला है या कुछ आने वाला है। तो ईश्वर चाहता है कि तू जीवित रहे, और जब जीवित रहना ही है तो फिर अच्छे से रहे।
तो ये बात उसको मौसी की दिमाग में उसकी घुस गई कि यार ये बात एकदम ठीक है। तो उसने कहा मौसी मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। उसने कहा बोल बच्चे। तो उसने कहा कि जब मैं मुंबई आऊँगी। बोले ठीक है, तू ठीक हो जा, मुंबई आ। तो 1 महीने में जब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया तो अपनी मौसी के पास वो चली गई। वहाँ उसने सिलाई कढ़ाई का काम सीखा। तो उसको 30-40 रुपये, 30 से 35 रुपये उस सिलाई कढ़ाई के मिलते थे। धीमे धीमे उसने काम सीखना शुरू किया और उसको ध्यान में आया कि जो जिसको सिलाई कढ़ाई करके देती थी वो महिला उसको 150 रुपये में बेचती थी। तो उसने वो वाले ग्राहक पकड़ना शुरू कर दिए जो 150 रुपये में ख़रीदते थे। तो वो डायरेक्ट जो 30-35 मिलते थे अब उसको 150 रुपये मिलने लगे। तो उसका थोड़ा बिजनेस चलना स्टार्ट हुआ और जैसे उसका व्यापार बढ़ा उसने और वर्धा से 2-4 महिलाओं को बुला लिया और इनको अपना काम थोड़ा बढ़ाया। थोड़े पैसे मौसी को भी देने लगी, थोड़े पैसे अपने घर भी भेजने लगी। घर वाले भी खुश हो गए, मौसी भी खुश हो गई। धीमे धीमे उसने काम शुरुआत की। उसके पास में ही एक रेस्टोरेंट था, वो थोड़ा विवादित था। रेस्टोरेंट का मामला भी उसने सुलटाया जैसे तैसे और वो रेस्टोरेंट भी खरीद लिया। साथियों, मैं आपको केवल इतना बता देना चाहता हूँ, जब आप अपना गूगल मोबाइल फ़ोन में डालोगे ना, मोबाइल फ़ोन के गूगल में, उस महिला का नाम है कल्पना सरोज। उसकी आज 1200 करोड़ की कंपनी है। 1200 करोड़, 1200 करोड़ हम केवल बोले ही सकते हैं, अभी तो देखे तो नहीं है। 2000 लोगों को वो रोजगार देती हैं। ऐसी कल्पना सरोज को राष्ट्रपति ने अपने कार्यक्रम में बुला करके सम्मानित भी किया। तो ऐसे कल्पना सरोज जैसे, स्टीव जॉब जैसे, मिंग की फैक्ट्री जैसे, ये बड़े उदाहरण हैं। मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको आसानी से आप उनको पहचान सकते हो। जबकि आप देखोगे तो आपके आसपास भी ऐसे सैकड़ों कहानियाँ होंगी जिन्होंने जीरो से उठ करके काम शुरू किया। अब बात आती है तो वो जो हमारी जो चर्चा चल रही थी उसमें एक बोला कि देखो जी ये बातें तो ठीक हैं, लेकिन स्वरोजगार करने के लिए, स्वावलंबी होने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो 4 बातें मूल रूप से स्वावलंबी स्वरोजगार के लिए शुरुआत उसमें आवश्यक होती हैं। पहला होता है आत्मविश्वास, दूसरा होता है धैर्य, तीसरा होता है परिश्रम, कठोर परिश्रम, और चौथी बात होती है दृढ़ इच्छा शक्ति। पैसे का तो बाद में नंबर आता है। यदि ये 4 गुण किसी में हैं तो कोई भी व्यक्ति शून्य से शुरुआत करके कल्पना सरोज और स्टीव जॉब जैसा उदाहरण बन सकता है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मोदी जी ने 12 मई को बात कही थी और जो स्वदेशी जागरण में जो 1991 से कह रहा है और जो लाखों करोड़ों समस्याओं का समाधान है, जो विप्लव मंत्र है, वो स्वरोजगार है, वो स्वावलंबन है और वो स्वदेशी के रास्ते से ही मिल सकता है। और इन 2 बार मुझे संकेत हो गया कि आपका समय हो चुका है, तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं इन सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।